हेलो फ्रेंड्स, एरिया बाउंडेड बाय कर्व का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, और इसी जो फर्स्ट लेक्चर है उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ और जो नॉन कर्व है उसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग तो पाराबोला को ट्रेस करने के लिए सीख गए, लेकिन पाराबोला में बहुत सारे ऐसे टर्म हैं, बेसिक टर्म है जो कि कॉनिक सेक्शन में पढ़ना है, वो आपको जानना चाहिए। क्योंकि अगर बोल देगा कि लेटस रेक्टम, आप बताइए, आपको अगर लेटस रेक्टम पता ही ना हो तो आप उसको नहीं आपको आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। इसका मतलब एरिया में आपको दिक्कत होगी। इसलिए कुछ नॉन टर्म है जिसको जानना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं एक फिगर बना हुआ है, ऑलरेडी आपको पता है y = 4x कर्व है जो कि एक पाराबोला है और जिसको हम लोग स्टैंडर्ड पाराबोला बोलते हैं। क्योंकि ये स्टैंडर्ड पाराबोला है तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड पाराबोला मतलब ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। स्टैंडर्ड पाराबोला का वर्टेक्स हमेशा ऑरिजिन पे होता है, तो ये जो a दिख रहा है 0,0 इसको लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये जो लाइन है जो कि इस पाराबोला को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इज आल्सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ पाराबोला। ठीक है, ये जो है एक्सिस ऑफ पाराबोला भी कहलाता है। अगर कोई पूछे कि y² = 4x का एक्सिस कौन हुआ तो आप कहिएगा y = 0 मतलब x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये जो y एक्सिस है x = 0, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। ठीक है, और जस्ट जितना यूनिट देखो यहाँ ये एक यहाँ है s, ये दिख रहा है आपको, ये है आपका s और s का कोऑर्डिनेट है a, क्योंकि वर्टेक्स से ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का इसको बोलते हैं a। ठीक है, तो ये जो s का कोऑर्डिनेट हो गया a, तो इस s पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। दिस इज द फोकस ऑफ द पाराबोला। अगर कोई पूछे व्हाट इज द फोकस ऑफ द पाराबोला y² = 4x, तो यू कैन से a, वर्टेक्स से जितना आगे फोकस उतना ही पीछे एक लाइन होता है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो दिस लाइन x = -a which is just behind the vertex a unit, कितना a unit backward, a unit पीछे, वर्टेक्स से a unit पीछे जो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक्सिस ऑफ पाराबोला के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो वो लाइन आपका डायरेक्ट्रिक्स का है। तो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज फोकस एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ पाराबोला and this curve is y² = 4x and this is tangent at vertex। और ये एक लाइन दिख रहा है, वर्टिकल लाइन, जो कि L और L' दिख रहा है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये फोकस से होकर पास कर रहा है और एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का नाम है लेटस रेक्टम। क्या नाम है कि लेटस रेक्टम क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है या ये कह सकते हो कि एक ऐसा कॉर्ड है जो कि वर्टेक्स से पास करता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? तो दिस इज LLS और यही है आपका लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम का जो लंबाई है वो 4a होता है। क्लियर? तो इतना सारा बेसिक नॉलेज जो है आपको y² = 4x जो कर्व है उसके बारे में होना ही होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इलिप्स के बारे में भी कुछ ना कुछ जानते हैं। तो ये क्लियर है आपका? आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग इलिप्स के बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी फिगर देख रहे हो, ये फिगर जो है आपका इलिप्स है, ये स्टैंडर्ड इलिप्स है जिसका इक्वेशन है x² / a² + y² / b² = 1, जहां a b से बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल टाइप का फिगर है। अगर यही आपका b a से बड़ा हो जाता तो फिगर आपका वर्टिकल हो जाता। क्लियर? चलिए, ये आपका इलिप्स है जो कि अंडाकार होता है। इलिप्स आप देख सकते हो। इलिप्स में इससे पहले जो पाराबोला था उसमें एक ही एक्सिस था, इसमें बता दें इसमें दो एक्सिस होता है, एक है a' और एक है b'। ये जो a' है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस जिसका लेंथ होता है 2, और ये जो b' है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस जिसका लेंथ होता है 2। ये जो c यहाँ देख रहे हैं जस्ट मिडिल में, ये सेंटर ऑफ द इलिप्स है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0। ठीक है, s और s' जो है फोकी है, s का कोऑर्डिनेट है e,0। ठीक है, इसको क्योंकि दो फोकस है इसलिए फोकी बोलते हैं। इलिप्स में बहुत सारा चीज डबल होता है, दो फोकी होगा। ठीक है, और जैसे भी दो फोकी है तो दो को डायरेक्ट्रिक्स भी है। एक डायरेक्ट्रिक्स है x = a/a जस्ट a के पीछे, और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स इधर है x = -a। ठीक है, तो दो डायरेक्ट्रिक्स, दो फोकी, एक सेंटर, a' मेजर एक्सिस, b' माइनर एक्सिस, दिस इज सेंटर। एंड आप इसको फील कर सकते हैं कि ये चारों क्वाड्रेंट में एक ही जैसा है। तो अगर कभी भी इसका एरिया निकालना हो तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के चार गुना कर देंगे, मतलब सिमेट्रिसिटी। ठीक है, सिमेट्रिसिटी भी बहुत मायने रखता है आपका। ठीक है, और सिमेट्रिसिटी का ग्राफ में क्या यूज है, मतलब एरिया में क्या यूज है, ये मैं आपको थोड़ी देर में
बताऊँ। क्लियर? तो ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका स्टैंडर्ड इलिप्स का कर्व, ठीक है। और ये जो एक लाइन दिख रहा है जो कि एस डैश से पास कर रहा है और फोकस से पास कर रहा है, ठीक है, और एक्सिस ऑफ इलिप्स के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको बोलेंगे लेटस रेक्टम। और क्योंकि दो फोकस है इसलिए लेटस रेक्टम भी दो होगा। तो इलिप्स में लेटस रेक्टम दो होता है, इसलिए लेटस रेक्टम का प्लूरल होता है लेटरा रेक्टा, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड इलिप्स का कर्व है जो आपको जानना चाहिए। और इसमें मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, वर्टिसेस क्या है, फोकस क्या है। ये जो ए दिख रहा है ये वर्टिसेस है, डी जो है वर्टिसेस है, ये जो है मेजर एक्सिस का वर्टिसेस है और ये आपका माइनर एक्सिस का वर्टिसेस है। तो इतना सारा चीज जो है इलिप्स के बारे में आपको जानना चाहिए। क्लियर? कुछ और जानते हैं, देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास तो बहुत सारा नॉन कर्व हो गया, ठीक है। तो नॉन कर्व के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नॉन कर्व इजी वे में ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ अननोन कर्व्स रहेंगे और उस केस में आपको उसको ट्रेस करना है, क्योंकि हमको पता है कि बिना हम फिगर ट्रेस किए एरिया का सवाल तो बनाने से है, ठीक है। एरिया अगर बनाना है तो फिगर ट्रेस करने आना चाहिए, क्योंकि यही आपका पहला स्टेप है। क्लियर? चलिए तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मेथड टू ट्रेस ए जनरल कर्व। एक जनरल वे में जनरल कर्व दिया हुआ है, वो कर्व क्या है हमको पता नहीं है, बट एक जनरल कर्व है, उसको हमको ट्रेस करना है। तो हम लिखेंगे वी विल डिस्कस द मेथड बाय टेकिंग एन एग्जांपल। मतलब हम लोग को कैसे किसी जनरल कर्व को ट्रेस करना है ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। क्योंकि होता यह है कि जब मैं कभी किसी एग्जांपल लेकर के कोई अच्छी चीज़ आपको समझाऊंगा तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। एक तरीका है किसी भी आदमी को समझाने का, किसी भी बच्चों को समझाने का, एग्जाम्पल लेके बताइए, ठीक है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो वो हमेशा आपको याद रहता है। अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ लिए तो वो आपको याद नहीं रहेगा लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। चलिए तो एक एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया y = x³ - 4x। और क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इसको देखने जा रहे हैं कि इसका जो हाँ ठीक है कर्व सही है, इसका हम लोग को इस कर्व को ट्रेस करना है। तो 3 या 4 पॉइंट है जिस पे आपको वर्कआउट करना रहता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट स्टार वन। पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस पर का पॉइंट जानते हैं। यहाँ लिखेंगे पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अब बताइए एक्स एक्सिस पर का पॉइंट, तो हमको पता है एक्स एक्सिस को y0 होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे y = 0 इन, इसको मान लो इन 1। तो y = 0 करने का मतलब x³ - 4x = 0। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा x² - 4 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 0, -2 और +2, ठीक है। ये आपका ये 3 डाटा है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। हमको पता है y एक्सिस में x0 होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे पुट x = 0 इन 1। तो जैसे ही x = 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा वो आपका कितना होगा 0, क्लियर। अगला आता है, हमको देखना है कि ये कर्व कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगला पॉइंट dy/dx निकालेंगे, यह जरूरी है dy/dx। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3x² - 4, डिफरेंशिएशन आता है। तो यहाँ हमको पता है 4 मैक्स ऑब्लिक मीन, मैक्सिमा मिनिमा को हम लोग क्या जानते हैं dy/dx होगा, वो या तो 0 होगा या तो अनडिफाइंड होगा, तो ही केस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अनडिफाइंड का कोई सिचुएशन नहीं है, तो सिर्फ 0 वाला केस लेंगे, तो हो जाएगा 3x² - 4 = 0। दिस इंप्लाई x हो जाएगा ±2/√3। ये आपको पता चला, मतलब हमको ये पता चल गया कि ये जो है किस किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा और किस किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, ये हमको पता, मतलब वो पॉइंट पता चल गया जहां पर कर्व मैक्सिमम और मिनिमम को अटेंड करता है। चलिए अब हम अगला पॉइंट पे आते हैं।
अगला पॉइंट है, हमको देखना है कि मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, मिनिमम कहाँ हो रहा है। इसका मतलब आपको सेकंड डेरिवेटिव चेकआउट करना पड़ेगा, या फिर उसका एक और अल्टरनेट मेथड पढ़ाए थे साइन स्कीम। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सीधे देखते हैं साइन स्कीम, ठीक है। साइन स्कीम, इससे ये भी पता चलता है कि कहाँ ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है, कहाँ ग्राफ डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये भी पता चल जाएगा, और मैक्सिमम मिनिमम कहाँ होगा ये भी पता चल जाएगा। साइन स्कीम ऑफ dy बाई dx, ठीक है। तो हमको रूट्स पता हो गया, प्लस माइनस 2/√3, दिस इज द रियल नंबर लाइन, दिस इज माइनस इनफिनिटी, दिस इज प्लस इनफिनिटी, दिस इज 2/√3 नेगेटिव में, और ये हो जाएगा 2/√3 पॉजिटिव, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, देखो यहाँ पे 3 है, तो रूट्स के बीच में नेगेटिव और दोनों तरफ पॉजिटिव। इसका मतलब पहले ग्राफ इंक्रीज करेगा और यहाँ पर मैक्सिमम अटेंड करेगा जो भी है, और फिर उसके बाद ग्राफ डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने के बाद फिर इंक्रीज करेगा। मतलब यहाँ आपका मैक्स अटेंड करेगा और यहाँ पर आपका मीन अटेंड करेगा। यहाँ ग्राफ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। ये आपका लॉजिकल सीक्वेंस हमको मिल गया कि ग्राफ का नेचर क्या कैसा होगा। ये आपका ग्राफ नहीं, ये ग्राफ के नेचर को बताता है। नेचर में तो दो चीज बताता है, क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ग्राफ इंक्रीज कहाँ करेगा, डिक्रीज कहाँ करेगा, कहाँ पर जाके मैक्सिमम अटेंड करेगा, कहाँ जाके मिनिमम अटेंड करेगा, ये आपको dy/dx का साइन बताता है। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट आपको पता चल गया। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, कोई भी जनरल कर्व को ट्रेस करना है तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, पहला पॉइंट होता है कि आप क्या पता लगाओगे कि एक्स एक्सिस पर का पॉइंट कौन को, मतलब वो कर्व जो है कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये पता लगाएंगे वो कर्व वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये पता लगाएंगे कि कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ कहाँ पर मिनिमम, मतलब क्रिटिकल पॉइंट जिसको बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा ये आप पता कर लो। चौथा पॉइंट ये पता करना है कि किस पॉइंट पर पार्टिकुलरली मैक्सिमम हो रहा है और किस पॉइंट पर पार्टिकुलरली मिनिमम हो रहा है, और एज वेल एज ये भी पता लगाओ कि कहाँ से कहाँ ग्राफ इंक्रीजिंग और कहाँ से कहाँ ग्राफ डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये आपको बता देगा साइन स्कीम ऑफ dy/dx। तो ये 4 पॉइंट, और सबसे लास्ट में हम लोग आते हैं अब ग्राफ, जो कि मेरा फाइनल है। इतना चीज कर लिए, इसका मतलब आप इजी वे में ग्राफ को ट्रेस कर सकते हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि आप ग्राफ को ट्रेस नहीं कर सकते। तो ये 4 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जनरल कर्व को ट्रेस आउट करने के लिए। क्लियर? चलिए इधर आपको दिख रहा है कि मैं थोड़ा कैमरा को फेस कर देता हूँ। चलो अब यहां देखिए, हमको पता है ग्राफ जो है हमेशा कोऑर्डिनेट प्लेन में खींचा जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। किस किस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, 0, -2, +2 पहले निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे -2, ये हो गया 0, और ये हो गया तुम्हारा +2, ठीक है। चलिए उसके बाद किस किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम है, तो -2/√3, तो -2/√3 का वैल्यू कितना हो जाता है, √3 का वैल्यू हो जाता है, सॉरी 2 का 2 और √3 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 -1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये मान लो सपोज दैट इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ये -2/√3 है, जहां पर आपको मैक्सिमम अटेंड करना है। उसके बाद 2/√3 पे क्या होगा, मिनिमम अटेंड करेगा, जितना पीछे तो वही है, तो ये मान लो 2/√3। क्लियर? ये हम इंडिकेट, मतलब ये सारा पॉइंट इंडिकेट कर दिया। वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, 0 पे, ये 0 कर दिया। चलिए 2 एक्स एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है और ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है, देखो, और इंक्रीज यहां पर मैक्सिमम अटेंड करेगा, मतलब सपोज दैट यहां मैक्सिमम अटेंड करेगा, उससे पहले ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो 100% ग्राफ इंक्रीजिंग और 2 से पास करेगा, यहां जाएगा ग्राफ इंक्रीजिंग होते हैं। इस पॉइंट के बाद ग्राफ को आपको डिक्रीज करना है, और डिक्रीज करके फिर आपको 0 से पास कराना है, क्योंकि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। पहले ही क्वेश्चन में हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये जो कर्व होगा y² x³ - 4x, ये ऑरिजिन से पास करेगा, क्योंकि किस किस पॉइंट से पास करेगा, -2 से, ऑरिजिन से और 2 से। तो इस पॉइंट से पास किया, और क्योंकि हम देख चुके हैं कि अब 2/√3 पे ये मिनिमम अटेंड करेगा, इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ से डिक्रीज करते हुए 2/√3 पे मिनिमम अटेंड किया, और फिर यहाँ से ग्राफ आपका इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करते हुए फिर 2 से पास करेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कर्व का नेचर कह रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है
यही कर्व हो गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x आएगा। सो दिस इज द मेथड जिसके हेल्प से आप किसी भी एक जनरल कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। सो कितना इंटरेस्टिंग है आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन ट्रेस ए जनरल कर्व, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जो कि इसी के तरह होगा और इसी मेथड को फॉलो करेंगे। तो लेट अस सी द अनदर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेस एक जनरल कर्व इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। क्लियर? चलो हेलो फ्रेंड्स, एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया और वो भी एक जनरल कर्व है, आप देख सकते हो। वी विल डिस्कस द मेथड टू टेकिंग बाय एग्जांपल। दिस इज अनदर एग्जांपल। टेक ए कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। हमको पता है कि ये जो है इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमको ये मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। दिस इज वेल नोन क्यूबिक इक्वेशन। इट्स रूट्स आर 1 2 3, दैट्स व्हाई इट्स फैक्टर आर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ये लोग पहले से पता है, ठीक है। ऐसे मैंने डायरेक्टली प्रोडक्ट कीजिएगा तो आएगा। फिर वही 4 पॉइंट आपको पहले से पता है। इस 4 पॉइंट के अलावा कुछ नहीं करना है। पहला पॉइंट है पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो हमको पता है एक्स एक्सिस है तो y बराबर 0 डालेंगे। तो जैसे ही y बराबर 0 डालेंगे तो हमको पता है 3 फैक्टर है, तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो ये देखो 3 पॉइंट। उसी तरह से पॉइंट्स ऑन y एक्सिस है, तो y एक्सिस में x 0, तो जैसे ही 0 डालेंगे तो -3 इंटू -2 इंटू -1 तो -6, तो पॉइंट हो जाएगा 0, -6। चलिए उसी तरह से आप फिर क्या करेंगे, हमको पता लगाना है कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमा हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर। इसको ये ना है डिफरेंशिएट करो इसको, 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। फॉर मैक्सिमम मिनिमा या तो डी बाई डी एक्स 0 होगा या अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड, देयर इज नो सिचुएशन फॉर अनडिफाइंड, सो देयर इज ओनली वन सिचुएशन व्हिच इज डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई इफ वी टेक 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, वी विल गेट x इज इक्वल टू दिस विद द हेल्प ऑफ कौन सा मेथड, श्रीधाराचार्य मेथड। x इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। तो इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हमको दो वैल्यू मिलेगा। एक वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 1/√3 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 1/√3। पता हो गया, मतलब इस पॉइंट पर मैक्सिमम, इस पॉइंट पर मिनिमम, इतना तो हमको पता चल गया। अब हमको क्या पता करना है, अब हमको पता करना है कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पर आपका मैक्सिमा हो रहा है और किस पॉइंट पर मिनिमा हो रहा है, और एज वेल एज द नेचर ऑफ मोनोटोनोसिटी। और हमको पता है डी वाई बाई डी एक्स का साइन ही मोनोटोनोसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब आपको बताता है कि कहाँ वो इंक्रीजिंग होगा, कहाँ वो डिक्रीजिंग होगा। मतलब जहाँ डी वाई डी एक्स पॉजिटिव तो ग्राफ होता है इंक्रीजिंग, जहाँ डी वाई डी एक्स नेगेटिव तो ग्राफ होता है डिक्रीजिंग। तो ये आपको पता चलेगा साइन स्कीम से। तो साइन स्कीम ऑफ डी वाई डी एक्स निकालते हैं। जैसे ही हम लोग देखिए ये आपका है मैक्सिमम मिनिमम कहाँ मिल रहा था 2 प्लस माइनस रूट 3, तो एक हो गया 2 माइनस 1/√3 और एक हो गया 2 प्लस 1/√3। पहले भी देख चुके हैं, देखो इसी का ना रूट था ये 2 प्लस माइनस 1/√3। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो रूट्स के बीच में नेगेटिव। दिस द मेथड ऑफ साइन स्कीम, ठीक है। हियर पॉजिटिव पॉजिटिव, सो इंक्रीजिंग मैक्सिमम अटेंड किया, फिर डिक्रीजिंग मिनिमम अटेंड किया, फिर नेगेटिव, मतलब हमको नेचर पता चल गया। क्लियर? अब क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट को जानने के बाद अब एक ही चीज बचता है, उस कर्व को ट्रेस करना, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, उस कर्व को ट्रेस करते हैं। तो मैं अब उधर आपको कैमरा को फेस कर देता हूं और दिखाता हूं कि कर्व हम लोग कैसे ट्रेस कर सकते हैं। ओके, चलिए चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। तो ट्रेस हमको पता है कैसे क्या होता है। ये हो गया ऑरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रूट्स 1 2 3 होगा, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा था 2 माइनस 1/√3, 2 प्लस 1/√3। तो 2 से थोड़ा सा पहले हो जाएगा 2 माइनस 1/√3 और 2 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा 2 प्लस 1/√3। चलिए 2 माइनस 1/√3 को मैक्सिमम अटेंड किया, मैक्सिमम अटेंड किया मतलब ऊपर होगा, और उससे पहले एक्स एक्सिस को कट किया, तो उससे पहले एक्स एक्सिस को कट करेगा और कट करते हुए वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा, ये पहले भी आपको बता चुके हैं 0,-6। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,-6, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करता है, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ आपका गया
1 से कट करता हुआ यहाँ मैक्सिमम अटेंड किया, फिर उसके बाद क्या करेगा, वहां से ग्राफ आपका 2 फिर क्योंकि देखो 2 माइनस 1/√3 के बाद ग्राफ आपका डिक्रीजिंग है, नेगेटिव साइन है तो ग्राफ घटेगा, घट करके वो 2 से पास करेगा क्योंकि 2 तो मैंडेटरी है ना, 2 पॉइंट जाना ही जाना है, और वहां से घट नीचे आ करके फिर इस पॉइंट पर मिनिमम अटेंड करेगा। इस पॉइंट पर मिनिमम अटेंड करने के बाद देखो फिर ग्राफ जो है आपका पॉजिटिव साइन है तो ग्राफ वहां से इंक्रीज कर दिया, तो ग्राफ यहाँ से इंक्रीज करके फिर 3 से होकर पास करना ही करना। तो ये जो आपको कर्व दिख रहा है यही है आपका y = x - 1 × x - 2 × x - 3 का ग्राफ। तो इस तरह से आप एक जनरल कर्व को ट्रेस आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड एज वी डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर? चलिए कुछ और देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, एक तीसरा एग्जांपल और देख सकते हैं आप ताकि आपका और क्लियर हो जाए। तो थर्ड एग्जांपल है y = x² - x। ये जस्ट क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज करो तो हो जाएगा x × x - 1। पहला पॉइंट्स ऑन x एक्सिस दैट इज y डॉट। जैसे ही y 0 डालेंगे तो क्लियर से दिख रहा है x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 1 होगा, तो 0 और 1 होगा। पॉइंट्स क्या हो जाएगा, तो एक 0,0 हो जाएगा और एक 1,0 हो जाएगा, दिख रहा है। उसी तरह से पॉइंट्स ऑन y एक्सिस पर का पॉइंट होगा x डॉट 0। जैसे ही x बराबर 0 डालेंगे तो क्लियर सी बात है y का x बराबर 0 तो y का वैल्यू भी 0, तो पॉइंट हो जाएगा 0,0। ठीक है, dy/dx निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2x - 1। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए dy/dx बराबर 0 तो x बराबर हाफ हो गया। अब साइन स्क्वेयर निकालेंगे dy/dx का तो हाफ ही पर होगा, तो हाफ से पहले नेगेटिव, हाफ के बाद पॉजिटिव, क्योंकि आप चेक कर सकते हो इसी का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो x के जगह में 2 डाल दो तो हो जाएगा पॉजिटिव। ऑब्वियसली हाफ से बड़ा है 2 तो ऑब्वियसली 2 पर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा, सिंगल। तो इसका मतलब ग्राफ देखो यहाँ डिक्रीजिंग है, मतलब ग्राफ घट करके मिनिमम अटेंड किया के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो ग्राफ हो जाएगा ना 0 और 1 पे कट कर रहा है, y एक्सिस को भी 0 पे कट कर रहा है, और हाफ से पहले डिक्रीजिंग ग्राफ था तो ग्राफ ऊपर से आया होगा और हाफ पर मिनिमम अटेंड करते हुए फिर यहाँ से मैक्सिमम होगा तो 1 से पास करते हुए आगे बढ़ जाएगा। और ये क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था तो ग्राफ जो है पैराबोलिक होगा, इतना हमको पता है। ठीक है, गोलिक हमको पहले से पता था कि ग्राफ पैराबोला का तो ग्राफ पैराबोलिक दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक जनरल कर्व को कैसे ट्रेस किया जाता है ये आप पता लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये है आपका ट्रेसिंग ऑफ ए जनरल कर्व। ठीक है, ओके चलो। हेलो फ्रेंड्स, जब आप एरिया ट्रेस करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो जब भी किसी कर्व का एरिया ट्रेस करना हो ना तो वहाँ पर सिमेट्रिसिटी का बहुत ही ज़बरदस्त यूज है। मतलब आपको सिमेट्रिसिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि हमको कहीं का एरिया कैलकुलेट करना है तो आप पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिमेट्रिसिटी जो है आपको बहुत हेल्प करता है एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सिमेट्री है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो आप बोर्ड में देख सकते हो, सबसे पहला ऊपर में सिमेट्री लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। कैसे पहचानोगे कि कोई कर्व जो है एक्स एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री है? तो उसके लिए लिखा गया है कि द पावर ऑफ y इन द गिवन कर्व इज इवन। मतलब जो भी कर्व दिया हुआ रहेगा, अगर y का पावर इवन है तो समझ जाना कि कर्व जो है आपका सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स एक्सिस। कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पे देखिए y² = 4x। तो देखिए यहाँ पे इस कर्व में y का पावर इवन है और ये कर्व देख रहे हैं, ये दिख रहा है पैराबोला को, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है। मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिसिटी पहचानने का तरीका है कि कर्व में y का पावर इवन है। दूसरा नंबर सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। कैसे पहचाने कि कर्व जो है y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है? तो इसमें x का पावर इवन है, वही चीज लिखा हुआ है ये द पावर ऑफ x इन द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज इवन देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। दैट इज एज फॉर एग्जांपल यू कैन सी x² = 4ay। ये आप देख सकते हो, ये ना y = x² का कर्व का इक्वेशन। तो अगर कोई कर्व में x² मतलब x का पावर इवन है तो y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होगा।
अगर किसी कर्व में y का पावर इवन है तो x के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो। चलिए अब आता है सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट का थर्ड और सेकेंड का फोर्थ। अपोजिट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट का अपोजिट कौन होता है? थर्ड का अपोजिट फोर्थ, सेकेंड का थर्ड का फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फोर्थ का सेकेंड। दीज आर द अपोजिट क्वाड्रेंट। तो कहता है कब पता चलेगा कि अपोजिट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में क्या है? सिमेट्रिक है। तो उसके लिए रूल क्या है कि अगर x की जगह में -x रखते हैं और y की जगह में -y रखते हैं और कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन आपका एज इट इज रहता है, तो समझ जाना कि वो अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे सर्कल का इक्वेशन ले लो, x² प्लस स्टैंडर्ड सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू a²। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की जगह -x डालिए, y की जगह -y डालिए, आपको सेम टू सेम रहेगा। तो आप जब सर्किल का इक्वेशन देखिएगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब स्टैंडर्ड सर्कल, तो आपको जो है चारों क्वाड्रेंट में क्या दिखाई पड़ेगा? आपको फर्स्ट और थर्ड में एक जैसा दिखाई पड़ेगा और सेकंड और फोर्थ में एक जैसा दिखाई पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो है चौथा नंबर, वो है आपका सिमेट्री अबाउट द लाइन y बराबर x। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं दिख रहा होगा आपको, हम बता देते हैं। ठीक है, ये आपका है, ये देख सकते हो आप, लिखा हुआ है सिमेट्री अबाउट द लाइन y बराबर x। कह रहा है इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनअल्टर्ड बाई इंटरचेंजिंग x एंड y देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट y बराबर x। एग्जाम्पल के तौर पे देखो लिखा हुआ है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर y बराबर x लाइन के अबाउट में सिमेट्रिक तब होगा जब x और y को इंटरचेंज करने पर कर्व के इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो कर्व होगा वो y बराबर x लाइन के अबाउट में सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट जो है बहुत जरूरी है। अगर x का पावर इवन है तो y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक, y का पावर इवन है तो x के अबाउट में सिमेट्रिक, x और y में अगर नेगेटिव साइन डाल दिए कोई फर्क नहीं पड़ा तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक, और अगर x y को इंटरचेंज कर दिए और कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ा तो दिस इज द केस ऑफ द सिमेट्री अबाउट द लाइन y बराबर x। सो दीज आर द 4 point of symmetricity you must have to know before going to find out the area of a given curve, क्योंकि सिमेट्रिसिटी का एरिया बाउंडेड बाय कर्व में बहुत जबरदस्त यूज है, ये आपको इसके एप्लीकेशन में पता चलेगा। क्लियर? तो यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको लग रहा है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और एंजॉय करते रहिए, लेक्चर देखते रहिए, वीडियो लेक्चर देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और इससे आपका भी बेनिफिट होगा। आई गारंटीड यू कि अगर आप कोई भी सवाल बनाएंगे एरिया से रिलेटेड तो आपका क्वेश्चन बनेगा जब आप पूरा एरिया का वीडियो लेक्चर देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, और फिर नए लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के मतलब एरिया बाउंडेड बाय कर्व के ही नए कॉन्सेप्ट के साथ आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।